एक मंजर सोचते हैं जो शायद कई लोगों के साथ हुआ होगा। हाँ। रात का समय है, घर में बिजली चली गई है हम्म। और सब कुछ मतलब इन्वर्टर पे चल रहा है। हम्म। पंखा धीमी गति से घूम रहा है, एक दो लाइटें जल रही हैं। आप पानी पीने के लिए उठते हैं, फ्रिज का दरवाजा पकड़ते हैं या किसी स्विच बोर्ड को छूते हैं हम्म। और आपको एक हल्की सी झनझनाती हुई करंट महसूस होती है। हाँ, ये बहुत होता है। तो पहला ख्याल आता है, ये कैसे हो सकता है? मेन सप्लाई तो बंद है, तो फिर ये झटका कहाँ से आया? ये एक बहुत ही आम अनुभव है और ज्यादातर लोग इसे एक मामूली सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, स्टैटिक करंट होगा शायद। बिल्कुल, उन्हें यही लगता है, लेकिन ये मामूली नहीं है और इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और आज हमारी सारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजली न होने पर भी इन्वर्टर से बिजली का झटका क्यों लग सकता है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट नाम के एक सोर्स को उसे खंगाला है, जो घरेलू बिजली के ऐसे ही छिपे हुए खतरों पर बात करता है। अच्छा। और हमारा मिशन बस यही है कि इस टेक्निकल विषय को इतना सरल बना दें कि हर कोई समझ सके। हाँ, कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इससे जुड़े जोखिम क्या हैं, ताकि हम सुविधा का इस्तेमाल करते हुए अपनी सुरक्षा को दांव पर न लगा दें। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। तो सोर्स में जो सबसे चौंकाने वाली बात बताई गई है वो ये है कि झटका लगने का असली विलेन हमेशा वो करंट वाला फेस तार नहीं होता, नहीं, बल्कि कई बार वो न्यूट्रल वाला तार होता है, जिसे हम अक्सर मतलब बेजान समझते हैं। हाँ। इसे फ्लोटिंग न्यूट्रल कहा गया है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के नाम जैसा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये वाकई में इसका सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है। इसे समझने के लिए पहले 2 सेकंड में सामान्य बिजली सप्लाई को समझ लेते हैं। ठीक है। जब मेन ग्रिड से बिजली आती है तो हमारे पास 2 मुख्य रास्ते होते, एक फेज तार जिसमें हाई वोल्टेज करंट होता है और दूसरा न्यूट्रल तार जो सर्किट पूरा करता है। हाँ, जो उस करंट को वापस ले जाकर सर्किट पूरा करता है। अब सुरक्षा के लिए इस न्यूट्रल तार को पावर स्टेशन पर या हमारे घर के पास मजबूती से जमीन में गाड़कर अर्थ किया जाता है। अच्छा, तो ये अर्थिंग एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो न्यूट्रल को जमीन से जोड़कर उसका वोल्टेज मतलब 0 पर लॉक कर देता है। बिल्कुल सही शब्द। ये एक सेफ्टी एंकर है जो न्यूट्रल को अपनी जगह पर स्थिर रखता है। लेकिन जब बिजली चली जाती है और आपका इन्वर्टर चालू होता है तो कई बार ये सेफ्टी एंकर वाला कनेक्शन टूट जाता है। ओह। इन्वर्टर अपनी बिजली तो बना रहा है, लेकिन अब उसके न्यूट्रल का जमीन से कोई सीधा संपर्क नहीं है। वो अब 0 वोल्ट पर लॉक नहीं है। तो वो फ्लोट कर रहा है। एग्जैक्टली। इसी स्थिति को फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। यानी न्यूट्रल अब हवा में तैर रहा है, उसका कोई स्थिर ठिकाना नहीं है। अरे, तो इसका मतलब है कि जब मेन सप्लाई बंद है और इन्वर्टर चल रहा है तो न्यूट्रल तार में भी वोल्टेज हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। और जब हम किसी उपकरण को छूते हैं जो जमीन के संपर्क में है जी, तो हमारा शरीर ही उस तैरते हुए न्यूट्रल के लिए जमीन तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपका शरीर बिजली के लिए एक शॉर्टकट बन जाता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति खासकर नंगे पैर जमीन पर खड़ा होकर किसी ऐसे उपकरण को छूता है जिसका न्यूट्रल फ्लोट कर रहा है, तो करंट को जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता मिल जाता है, और वो रास्ता होता है उस व्यक्ति का शरीर। ओहो। शरीर, जमीन और इन्वर्टर मिलकर एक सर्किट पूरा कर देते हैं और नतीजा होता है बिजली का झटका। मतलब अगली बार नंगे पैर फ्रिज खोलते हुए ये बात जरूर याद रखूंगा। लेकिन एक मिनट, तो अगर हमारे घर की अर्थिंग एकदम परफेक्ट हो तो क्या ये फ्लोटिंग न्यूट्रल वाली समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी या ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक अच्छी तरह से इंस्टॉल किया गया इन्वर्टर सिस्टम घर की मेन अर्थिंग से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन्वर्टर का न्यूट्रल भी अपने आप अर्थ हो जाएगा और फ्लोट नहीं करेगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? समस्या यहीं से शुरू होती है। सोर्स बताता है कि इन्वर्टर लगाते समय अर्थिंग में ही सबसे ज्यादा लापरवाही होती है। लेकिन क्यों? क्या ये इतना मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं, लेकिन अक्सर जानकारी की कमी या फिर पैसे बचाने के चक्कर में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा। कई बार इलेक्ट्रिशियन सिर्फ इन्वर्टर की बैटरी को अर्थ कर देते हैं, लेकिन इन्वर्टर के आउटपुट सॉकेट को घर के मेन अर्थिंग सिस्टम से नहीं जोड़ते। ये तो अधूरी बात हो गई। ये एक अधूरी और खतरनाक प्रक्रिया है। लेकिन एक मिनट,
मेरे घर जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने तो कहा था कि आजकल की बिल्डिंग्स में अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वायरिंग में ही सब कुछ होता है। क्या ये सिर्फ काम से बचने का एक बहाना था? ये एक बहुत ही आम और खतरनाक मिथक है। ओह, कोई भी बिल्डिंग बिना प्रॉपर अर्थिंग के सुरक्षित नहीं हो सकती, खासकर जहां इन्वर्टर जैसा उपकरण लगा हो। इस अधूरी या खराब अर्थिंग का नतीजा ये होता है कि अगर आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कूलर जैसे किसी भी मेटल बॉडी वाले उपकरण में जरा सा भी करंट लीक हो रहा है, तो वो जमीन में जाने के बजाय उपकरण की बॉडी पर ही इकट्ठा होने लगता है, और जैसे ही आप उसे छूते हैं वो करंट आपके शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करता है। ये सुनकर तो लगता है कि समस्या सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की गलती नहीं बल्कि हमारे खरीदने के फैसलों पर भी निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल, कि मेन सप्लाई से जो बिजली आती है वो प्योर साइन वेव होती है, एकदम शांत और लयबद्ध लहर की तरह। स्मूथ। हाँ, स्मूथ। ये हमारे सभी उपकरणों के लिए सबसे अच्छी होती है, लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सस्ते या पुराने इन्वर्टर लागत कम करने के लिए मॉडिफाइड साइन वेव बनाते हैं। अगर मैं कल्पना करूं तो ये शांत लहर के बजाय सीढ़ियों जैसी ऊपर नीचे जाने वाली एक झटकेदार लहर होगी। आपकी उपमा एकदम सटीक है। अच्छा, यह एक खुरदुरी झटकेदार वेव होती है। तकनीकी भाषा में कहें तो इसमें हाई हार्मोनिक कंटेंट होता है, मतलब बहुत सारी अवांछित फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ये हार्मोनिक्स क्या करते हैं? ये हार्मोनिक्स एक और समस्या पैदा करते हैं जिसे कैपेसिटिव लीकेज कहते हैं। कैपेसिटिव लीकेज, ये क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि उपकरण की बॉडी पर एक तरह का इलेक्ट्रिकल पसीना आ जाता है? हाँ, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा। ये मॉडिफाइड वेव उपकरणों के अंदरूनी सर्किट्स में एक तरह का इलेक्ट्रिकल तनाव पैदा करती है, जिससे उनकी बाहरी मेटल बॉडी पर एक हल्का सा वोल्टेज लीक होने लगता है। ओह, तो ये वो झंझनाहट है। बिल्कुल, ये एक तेज झटका नहीं होता, बल्कि एक लगातार झंझनाहट या टच शॉक जैसा महसूस होता है। जब भी आप उपकरण को छूते हैं, आपको एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। ये भले ही गंभीर ना लगे, लेकिन ये इस बात का पक्का संकेत है कि आपके इन्वर्टर से आने वाली बिजली की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो झंझनाहट वाली बात समझ में आ गई। ये खतरनाक से ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन सोर्स में एक चीज को साइलेंट किलर यानी खामोश हत्यारा कहा गया है। वायरिंग की गलतियां, हाँ, ये सुनकर ही डर लगता है। ऐसा क्या होता है इसमें जो ये इतना खतरनाक है? ये शायद इन सभी कारणों में सबसे गंभीर है। इसे बैक कनेक्शन या गलत चेंज ओवर भी कहते हैं। बैक कनेक्शन? ऐसा तब होता है जब इन्वर्टर की वायरिंग गलत तरीके से की जाती है और इन्वर्टर की आउटपुट लाइन कहीं ना कहीं मेन सप्लाई की लाइन से जुड़ी रह जाती है। कैसे? ये अक्सर तब होता है जब एक सही चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अरे बाप रे! तो इसका मतलब है कि घर की वायरिंग में एक ही समय पर दो अलग-अलग पावर सोर्स, इन्वर्टर और मेन ग्रिड आपस में टकरा सकते हैं। बिल्कुल, और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। जैसे कि? सोचिए, जब मेन सप्लाई वापस आती है और आपका इन्वर्टर भी चालू है, तो ये सीधा शॉर्ट सर्किट है। इससे आपकी कीमती उपकरण जैसे टीवी या फ्रिज जल सकते हैं या वायरिंग में आग भी लग सकती है। बाप रे! और जब सिर्फ इन्वर्टर चल रहा हो तो ये गलत कनेक्शन घर के न्यूट्रल सिस्टम में भी करंट भेज सकता है, जिससे किसी भी स्विच या उपकरण को छूना जानलेवा हो सकता है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक टाइम बॉम्ब लगा होता है। ये तो सच में बहुत ही डरावनी बात है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए कि इन्वर्टर बढ़िया क्वालिटी का है, अर्थिंग भी सही है और वायरिंग भी किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन ने की है, क्या तब भी झटका लग सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हमारे पुराने फ्रिज या कूलर में ही हो? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो सोर्स में बताया गया है। अच्छा। हमारे कई उपकरण जैसे फ्रिज, वाटर प्यूरिफायर या वॉशिंग मशीन समय के साथ पुराने होते हैं। उनकी अंदरूनी वायरिंग कमजोर हो जाती है और उनमें एक मामूली सा करंट लीक होने लगता है। ओके। जब वे मेन सप्लाई पर चल रहे होते हैं तो घर की मजबूत अर्थिंग की वजह से ये लीकेज हमें कभी महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो करंट सीधे जमीन में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो इन्वर्टर पर आते हैं, ये समस्या उजागर हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने पहले चर्चा की, इन्वर्टर मोड में अर्थिंग सिस्टम अक्सर उतना मजबूत नहीं होता या न्यूट्रल फ्लोटिंग हो सकता है। ऐसे में उपकरण का वो छोटा सा लीकेज करंट भी जमीन में जाने के बजाय हमें महसूस होने लगता है। तो प्रॉब्लम पहले से थी, इन्वर्टर ने बस उसे दिखा दिया। हाँ, इन्वर्टर के कमजोर सेफ्टी सिस्टम ने उस पर से
पर्दा हटा दिया। ठीक है, अब मेरा दिमाग घूम गया है। हमने फ्लोटिंग न्यूट्रल, खराब अर्थिंग, मॉडिफाइड साइन वेव, गलत वायरिंग और पुराने उपकरणों से लीकेज, इन 5 बड़े कारणों की बात कर ली। अब सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचे कैसे? उस इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में क्या कोई सीधा साधा समाधान बताया गया है? हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि ये समाधान बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता और सही कदम उठाने की जरूरत है। सोर्स ने इन्हें सुरक्षा के सुनहरे नियम कहा है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला नियम है, उचित अर्थिंग अनिवार्य है। इसका क्यों अब हम समझ चुके हैं। अर्थिंग सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। ये किसी भी लीकेज करंट को आपके शरीर को छूने से पहले ही पकड़कर सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देती है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, अर्थिंग के साथ कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल, ये तो होनी ही चाहिए और इसे किसी प्रोफेशनल से चेक करवाना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा नियम है, इन्वर्टर के लिए डबल पोल चेंजओवर का उपयोग करें। ये डबल पोल क्या होता है? क्या ये नॉर्मल स्विच से अलग होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर आम चेंजओवर स्विच सिर्फ फेज लाइन को काटते हैं, न्यूट्रल लाइन मेन ग्रिड से जुड़ी रहती है। अच्छा, लेकिन एक डबल पोल या डीपी चेंजओवर स्विच बिजली जाने पर फेज और न्यूट्रल दोनों लाइनों को मेन सप्लाई से पूरी तरह काट देता है। और दोनों को? हाँ, इसका क्यों ये है कि ये आपके घर की वायरिंग को मेन ग्रिड से पूरी तरह आइसोलेट कर देता है, जिससे बैक कनेक्शन का खतरा शून्य हो जाता है। समझ गया। आपको अपने इलेक्ट्रिशियन से खास तौर पर इसी की मांग करनी चाहिए। समझ गया, ये घर को ग्रिड से पूरी तरह अलग कर देता है। तीसरा नियम है, हमेशा प्योर साइन वेव इन्वर्टर का ही इस्तेमाल करें। इसका क्यों ये है कि ये सिर्फ झटके से ही नहीं बचाता, बल्कि ये आपके महंगे और संवेदनशील उपकरणों जैसे एलईडी टीवी, कंप्यूटर या लेटेस्ट फ्रिज के लिए भी सबसे अच्छा है। उनकी लाइफ के लिए भी? हाँ, मॉडिफाइड वेव धीरे धीरे उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर कैपेसिटिव लीकेज को भी कम करता है, जिससे वो झंझनाहट वाला टच शॉक खत्म हो जाता है। भले ही थोड़ा महंगा हो। ये शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये आपके उपकरणों की जिंदगी और आपकी सुरक्षा के लिए एक बेहतर निवेश है। सही बात है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी नियम, धातु की बॉडी वाले उपकरणों को इन्वर्टर से अलग रखें, यदि संभव हो। ये एक अतिरिक्त सावधानी का उपाय है। इसका क्यों ये है कि फ्रिज, कूलर या वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों की मेटल बॉडी पर करंट आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको अपनी अर्थिंग पर 100% भरोसा नहीं है तो रेस्क्यू लेना? हाँ, तो सबसे सुरक्षित यही है कि इन भारी उपकरणों को इन्वर्टर लाइन पर न चलाएं। इन्हें सिर्फ मेन सप्लाई आने पर ही इस्तेमाल करें। इससे लीकेज करंट से सीधे संपर्क का खतरा काफी कम हो जाता है। ये नियम तो बहुत ही सीधे और काम के हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि इन्वर्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। बिल्कुल है। लेकिन बिना सही जानकारी के ये हमारे ही घर में लगा एक साइलेंट डेंजर, यानी छिपा हुआ खतरा भी है। हम इसे बस एक बड़ी बैटरी समझ लेते हैं, जबकि असल में ये हमारे घर के अंदर काम करने वाला एक छोटा पावर प्लांट है। बिल्कुल, और हर पावर प्लांट को सम्मान और सावधानी की जरूरत होती है। ये चर्चा दिखाती है कि सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। हाँ, हम अक्सर सुविधा के लिए सुरक्षा के पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सही कहा। और ये बात मुझे एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने घरों में रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करते हैं, बिना ये समझे कि वो असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल। क्या हमें अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाले हर उपकरण के सुरक्षा पहलुओं के बारे में और अधिक जागरूक नहीं होना चाहिए, चाहे वो इन्वर्टर हो, गीजर हो या माइक्रोवेव? शायद सुविधा का असली मतलब वही है जो सुरक्षा के साथ आए। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।